हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। तो सोशलिज्म जो यूरोप में आया था ये चैप्टर 2 है क्लास 9 का। और इसमें सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन में ये है बेसिकली कि सोशलिज्म कैसे आया, फिर इस सोशलिज्म के ही को आगे बढ़ाकर एक रशियन रेवोल्यूशन हुआ। तो इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं हम। इंट्रोडक्शन में ये जनरली लिखा है द एज ऑफ सोशल चेंज। मीन्स ये ऐसा टाइम आ गया था कि जो सोसाइटी के अंदर है ना चेंजेस आने थे। तो हम आगे देखते हैं यहाँ पर कैसे चेंजेस का यहाँ पे बात हो रहा है। एज study in first chapter, French Revolution has created possibilities to bring dramatically changes including equality, fraternity and liberty। ये हमने पढ़ा हुआ है पिछले वाले चैप्टर में जो यूरोप के अंदर हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली क्या लाया था, इसी को ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड कर रहा था, किस आइडिया को, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। ये हमने कहाँ पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अब इससे आगे और होना था। हाउएवर नॉट everyone was in favor of this change of society. Responses varied from those who want complete change or wish for gradual shift or wanted to restructure society। मतलब हर किसी का रिस्पॉन्स अलग था, कौन कैसा सोसाइटी बनाना चाहता है। कुछ थे जो कंप्लीट चेंज चाहते थे, रेडिकल चेंज चाहते थे, कुछ ग्रेजुअली चाहते थे। तो वैसे लोगों को कहा गया कंजर्वेटिव्स एंड और वांटेड टू रीस्ट्रक्चर सोसाइटी। और कुछ तो ऐसे थे कि सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर किया जाए, जैसे कि लिबरल्स थे। एंड दीज वेरिएशंस गिव राइज टू लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो किस टाइप की सोसाइटी में लोग हमारे राइज हुए, तो कुछ लिबरल्स हुए, कुछ रेडिकल्स हुए एंड कुछ कंजर्वेटिव्स लोगों का यहाँ पे क्या हुआ, राइज हुआ। उसी में से जो पहला जो ग्रुप ऑफ सेक्शन ऑफ लोग थे वो कैसा सोसाइटी चाहते थे, क्योंकि देखो जैसे कि इस चैप्टर में है कि एज ऑफ सोशल चेंज था, मीन्स सामाजिक चेंजेस आने थे, सोसाइटल चेंजेस आने थे। तो लिबरल्स क्या चेंज चाहते थे, दे वांटेड अ नेशन विच कैन रिस्पेक्ट एंड टॉलरेट ऑल रिलीजन। ये कैसा चाहते थे लिबरल्स, बेसिकली आज भी मोर और लेस इसी प्रिंसिपल पे स्टैंड करता है, लेकिन आगे जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो वो आज वाले और उस टाइम वाले बहुत अलग हैं कुछ मामलों में। तो ये कैसा चाहते थे कि दे वांटेड अ नेशन विच कैन रिस्पेक्ट एंड टॉलरेट ऑल रिलीजन्स। ठीक है, सभी को बराबर मिले सारे रिलीजन्स एंड इक्वली रिस्पेक्ट किया जाए और टॉलरेट भी उन्हें किया जाए। दे अपोज अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये नहीं चाहते थे कि डायनेस्टिक रूलर्स के पास अनकंट्रोल्ड पावर हो। दे वांटेड एन इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट एंड सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट गवर्नमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चाहते थे ये चाहते थे कि इंडिविजुअल्स के राइट्स, लिबरल्स जो है ना हमेशा एडवोकेट करते हैं इंडिविजुअल राइट्स के बारे में और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसके बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, लेकिन एक हमें डिफरेंसेस समझना पड़ेगा कि ये डेमोक्रेट्स नहीं थे। भले इलेक्टेड गवर्नमेंट का बात करते हो लेकिन डेमोक्रेट नहीं थे। वाई दे आर नॉट डेमोक्रेट्स, क्यों नहीं थे डेमोक्रेट्स, दैट दे वर नॉट इन फेवर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इनके फेवर में नहीं थे। किसके फेवर में नहीं थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और ये क्लास 6 से पढ़ते आ रहे बच्चे, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है, सिंपल सी बात है, वन मैन वन वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सोशल स्टेटस। आप गरीब हो अमीर हो फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक इंसान एक वोट डालोगे, इक्वालिटी होगा। ये होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सभी को इक्वल वोटिंग राइट्स होंगे। तो ये इसके फेवर में नहीं थे उस टाइम के लिबरल्स। ठीक है, प्रेजेंट डे वाले लिबरल्स सारी चीज़ों को मानते हैं। एंड फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी शुड हैव राइट टू वोट बट नॉट फॉर वुमेन। और ये मैन को वोटिंग राइट के बारे में बात करते हैं, वुमेन के बारे में इनका कुछ राय वेरी कर जाता था। तो ये था उस ज़माने के लिबरल्स। आज के लिबरल्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होता है, जैसे कि दे विल टॉलरेट एंड रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। ठीक है, राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट, ये भी ठीक है। ये उस टाइम भी था, आज वाले भी लिबरल्स में ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मामला था, ये उस टाइम के लिबरल्स में ये चीज़ नहीं था, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते थे वो। ठीक है, ये इस तरह से वेरी कर रहे थे। फिर अगला जो कॉन्सेप्ट है, जो सेक्शन ऑफ लोग उभर के आए ड्यूरिंग सोशल चेंजेस इन यूरोप, वो क्या था, अब रेडिकल्स। ये क्या चाहते थे, तो दे वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। सिंपल सा है, ये कैसा गवर्नमेंट चाहते थे, मतलब मेजॉरिटेरियन टाइप। ऐसा गवर्नमेंट चाहते थे कि जैसे कंट्री में अगर पॉपुलेशन सपोज जिस
सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन का मेजॉरिटी में है, दे विल रूल एंड दे विल डोमिनेट, कुछ ऐसा था इनका। एंड दे वेर इन फेवर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बट नॉट वांट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल ऑफ प्रॉपर्टी इन फ्यू हैंड्स। ये जो थे रेडिकल्स जो थे, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के फेवर में तो थे, चलिए अच्छी बात है, लेकिन अगेन ये एक इंडिविजुअल, एक इंसान के हाथ में ना सारे प्रॉपर्टीज़ का कंसंट्रेशन नहीं चाहते थे। ये था किसका व्यू पॉइंट, रेडिकल। ये एक सोशल ग्रुप था। अब अगला सोशल ग्रुप जो आता है वो कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव का मतलब ही समझ में आ रहा है, तो वैसे कंजर्वेटिव मीन्स द पीपल और द ग्रुप ऑफ पीपल हु रेजिस्ट चेंज इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। सिंपल सा मतलब है कंजर्वेटिव का, जो चेंज को रेजिस्ट करता हो उसे हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव कहते हैं। इन हिंदी आप कह लो तो कट्टर टाइप। दे वांटेड अ नेशन विच रेजिस्ट चेंज। देख लीजिए यहाँ पे, ऐसा नेशन चाहते थे जिसमें कोई बदलाव ना हो, जिस तरह जैसा चलता रहा वैसा ही चलता रहेगा, स्टेटस को, ठीक है। बट लेटर बाय 19th सेंचुरी दे ओपन देयर माइंड टू नीड फॉर चेंज। लेकिन 19th सेंचुरी आते आते इनको समझ में आ गया कि अगर हम चेंज ना करें तो वी विल बी वैनिश्ड, हम ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर इन्होंने क्या किया ना, अपने माइंड को ओपन अप किया और फिर थोड़ा थोड़ा, एंड दे ऑल्सो वांटेड टू रिस्पेक्ट पास्ट एंड ब्रॉट चेंज थ्रू स्लो प्रोसेस। लेकिन अगेन ये इस चीज़ में चिपके हुए थे कि हम भाई पास्ट को तो रिस्पेक्ट करेंगे और हम चेंजेस लाएंगे, चलिए ठीक है, अभी सोसाइटी डिमांड करता है चेंजेस लाएंगे, बट हम ग्रेजुअली मीन स्लो प्रोसेस से लाएंगे, ठीक है। आप रेडिकल जैसे या लिबरल जैसे बातें करोगे तो हम वैसा तो नहीं करने वाले, हम अपने फेस से चलेंगे, आराम आराम से हम करेंगे। तो ये 3 सोशल ग्रुप था, लिबरल्स, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव, जो बहुत इम्पोर्टेंट था, जो हमें समझना था, क्योंकि ये 3 जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे चल के, जो रशियन रेवोल्यूशंस वगैरह को हम समझेंगे, सोसाइटी किस तरह से बदला। और आज भी सोसाइटी कहीं ना कहीं लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव के बेसिस पे क्या है, बना हुआ है। हमारे इंडिया में भी लिबरल्स हैं, हमारे इंडिया में भी कंजर्वेटिव्स हैं, रेडिकल्स भी मिल जाएंगे आपको, हर तरह के लोग मिल जाएंगे। इस टाइप से सोसाइटी, हर सोसाइटी का होता है ये फीचर, जिसमें इंडियन सोसाइटी भी एक आता है, उसमें भी सारे हैं, लिबरल्स भी है, कंजर्वेटिव्स भी है एंड रेडिकल्स भी है। अब यहाँ पे देखते हैं ना, ये जो टाइम था, ये सारा चीज़ क्यों हो रहा था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सोशल चेंजेस भी आ रहे थे सोसाइटी के अंदर। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में, इंग्लैंड में हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इसके बाद ही का ये सारा चेंजेस था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस काफ़ी सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट किए थे। अच्छा भी था, अच्छा तो ऑफकोर्स था, क्योंकि आज हम जो देख रहे हैं सेकेंडरी सेक्टर और कुछ भी जो यूज़ कर रहे हो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ही इवन है। इंटरनेट हो जाए तो सर्विस में आ गया, चलिए ठीक है, लेकिन अब सर्विस तभी आया जब इंडस्ट्री आया। पहले तो एग्जिस्ट करता था सिर्फ प्राइमरी सेक्टर, दैट इज़ एग्रीकल्चरल सेक्टर, फिर आया सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जब उसमें हो गया तो फिर उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए सर्विस सेक्टर क्रिएट हुआ मोस्टली। अब इससे कैसे हुआ ये, तो सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आता है मोस्टली। मैन्युफैक्चरिंग में क्या चाहिए, एक इंडस्ट्री है तो उसको लोन चाहिए, उसके लिए बैंक चाहिए, तो बैंक हो गया सर्विस सेक्टर। फिर एक इंडस्ट्री है तो उसे ट्रक चाहिए, वो हो गया ट्रांसपोर्ट, तो हो गया सर्विस सेक्टर। इसी तरीके से एक इंडस्ट्री है तो उसमें उसके जो गुड्स बनते हैं उसके लिए उसे इंश्योरेंस कराना होगा, तो उसके लिए आ गया इंश्योरेंस कंपनी, वो भी सर्विस सेक्टर। तो कहीं ना कहीं जो सर्विस सेक्टर है वो लिंक्ड है किससे, मैन्युफैक्चरिंग से। आजकल के ज़माने में इंडस्ट्रीज़ में टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता है, तो वो कौन प्रोवाइड करते हैं, सारे सर्विस सेक्टर्स। तो सब एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो जब पहले प्राइमरी एग्जिस्ट था तो सेकेंडरी आया, जब सेकेंडरी आ गया तो उसको और एडवांस करने के लिए टर्शियरी सेक्टर आया। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आ रहे थे। न्यू सिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रियलाइज रीजन डेवलप्ड। फिर क्या हो रही थी, रेलवे एक्सपेंडेड, मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन ब्रॉड टू फैक्ट्रीज़, ठीक है, ये सारे लोग फैक्ट्रीज बनाने लगे, काम करने लगे। रेलवे सिस्टम जो है, रेलवे नेटवर्क वगैरह, वो काफ़ी एक्सपेंड हुआ, पूरी दुनिया में हुआ। और ये बेसिकली हम यूरोप को पढ़ रहे हैं तो यूरोप के बारे में ज़्यादा समझेंगे कि वहाँ पर रेलवेज क्या होने लगे, एक्सपेंड होने लगे। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च सोल्यूशन फॉर हाउसिंग, सैनिटेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इशूज़। अब जब ये सारे मामला होंगे ना, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होंगे, न्यू सिटीज़ बनेंगे, तो लोग वहाँ आएंगे काम करने के लिए। अब जब लोग आएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम्स भी होंगे, और उन प्रॉब्लम्स के लिए लिबरल्स, जो हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था कि लिबरल्स जो थे ना, ये रहे लिबरल्स एंड रेडिकल्स, इन्होंने क्या शुरू किया, सॉल्यूशंस निकालने लगे कि भाई जब ये लोग इतने सारे आ रहे हैं शहर के अंदर, तो इनकी हाउसिंग का क्या किया जाए, इनकी सैनिटेशंस का क्या किया जाए, और जो लोग अनएम्प्लॉयड हो जा रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ के होप में आते हैं और ना मिले तो उनका क्या होगा। तो ये 2 सेक्शंस मोस्टली इन पर ज़्यादा कंसर्न थे एज़ कम्पेयर टू कंजर्वेटिव। वो तो अपने आप में ही अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे पड़े थे, क्योंकि जिस तरह से लिबरल्स और रेडिकल्स हावी हो रहे थे सोसाइटी के अंदर। फिर आ जाता है सोशलाइजेशन इन यूरोप। यूरोप के अंदर सोशलाइजेशन होता है। अगर आपको सोशलिज्म का मीनिंग समझाओ तो सोशलिज्म का हिंदी होता है समाजवाद, ठीक है, सिंपल सी बात है। जिसमें क्या होता है कि कुछ इम्पोर्टेंट जो
सेक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड करेगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो पुअर है ना उनको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाएगी सोसाइटी में वेल्थ का। तो सोशलिस्ट इन यूरोप वेयर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझना है कि जो सोशलिस्ट थे ना वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के क्या थे, अगेंस्ट थे। अब वो अगेंस्ट क्यों थे? तो सिंपल सी बात है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था इंग्लैंड में, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने ना काफ़ी डिस्पैरिटी क्रिएट किया था, मतलब अनइक्वालिटी। एक इंडस्ट्री ओनर्स हैं, तो अगर सपोज एक इंडस्ट्री प्रॉफिट अर्न कर रहा है 100 रुपीज़, तो 100 में से 99 रुपीज़ वो रखता था और 1 रुपीज़ जो थे लेबरर्स और जो लोग होते थे उसको डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो इससे जो सोशलिस्ट थे, समाजवादी लोग जो थे, वो काफ़ी नाराज़ थे, यार प्राइवेट प्रॉपर्टी अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टाइज owns property that gave employment but only concerned with पर्सनल गेन एंड नॉट फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स। ये प्राइवेट्स में क्या होता है कि भाई हमें प्रॉफिट से मतलब है, हम कोई वेलफेयर करने नहीं आए हैं, समाज सेवा नहीं करने आए हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है, प्राइवेट में ही होता है। सेकंड रीज़न क्या था क्यों सोशलिस्ट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी के? तो सम सोशलाइजेशन बिलीव्ड in the idea of cooperatives and other demanded that government must encourage cooperatives। कुछ सोशलिस्ट जो थे ना वो क्या चाह रहे थे? वो चाह रहे थे कि गवर्नमेंट क्या करे, सोशलिज्म को कोऑपरेटिव के थ्रू इनकरेज करे। देन आता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट, आप कह लो रेवोल्यूशनरी नाम है ये, जो रशियन रेवोल्यूशन इसी से कनेक्टेड, इसी नाम से, जिनका नाम है कार्ल मार्क्स। क्या नाम है? कार्ल मार्क्स और उनके फ्रेंड फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स ने किताब लिखा था एप्रल थीसिस और भी दास कैपिटल, जिससे फाउंडेशन ले होता है कम्युनिज्म का। कार्ल मार्क्स ने जो आइडिया कहा, जो बताया, वो सारे क्या बनेंगे? कम्युनिज्म। मतलब कार्ल मार्क्स क्या चाहते थे? वो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाना चाहते थे, जिससे कि क्या हो जाएगा, जितने एविल्स हैं कैपिटलिज्म्स के, जितने एविल से वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। अब आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया में ना कुछ आइडियाज़ थे। क्या क्या आइडिया? एक कैपिटलिज्म आइडिया होता है, एक सोशलिज्म आइडिया होता है। कैपिटलिज्म का हिंदी होता है पूंजीवाद, सोशलिज्म का हिंदी होता है समाजवाद। कैपिटलिज्म मीन्स पूंजीवाद में कम्प्लीटली प्राइवेट का बात होता है, मीन्स ओनली फॉर प्रॉफिट, नथिंग एल्स। लेकिन जो सोशलिज्म होता है उस सोशलिज्म में ना समाजवाद मतलब सोसाइटी के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, और प्राइवेटाइजेशंस के अगेंस्ट होते हैं ये। तो दोनों कंट्रास्टिंग आइडिया है। तो कार्ल मार्क्स जो आइडिया बनाना चाहते थे वो क्या बिलीव करते थे? कार्ल मार्क्स बिलीव दैट अ सोशलिस्ट सोसाइटी वुड फ्री द वर्कर फ्रॉम कैपिटलिज्म एंड इट वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। वो क्या उनका बिलीफ और आइडिया क्या था कि वो सोच रहे थे कि सोशलिस्ट सोसाइटी ही मतलब कैपिटलिज्म से लोगों को, वर्कर्स को निजात दिला पाएगा, और उस समाज को हम कहेंगे कम्युनिस्ट सोसाइटी। ये था इनका पूरा व्यू पॉइंट। कार्ल मार्क्स को आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन भी है इसी चैप्टर में, तो वो काफ़ी रिलेटेबल होंगे इस पूरे डिस्कशन में। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं रशियन रेवोल्यूशन। अब आई क्या, सोशलिज्म वगैरह हमने देखा, लिबरल कंजर्वेटिव्स एंड रेडिकल्स को भी हमने देख लिया। तो रशियन रेवोल्यूशन होता क्या है यहाँ पे? तो रशियन रेवोल्यूशन शुरुआत कब होता है, पहले ये हमें देखना है। तो फॉल ऑफ मोनार्क इन फरवरी 1917, ये डेट जो है ना याद इसलिए रखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले साल ही, मतलब जैसे 17 यहाँ पे है ना, तो 18 में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो वैसे भी जो रशिया के जो लोग थे ना इनिशियली काफ़ी इंथुजियास्ट थे कि चलो अच्छी बात है वॉर, लेकिन जब जब ये वॉर लंबा खींचने लगे तो सारे जो सिटीजन्स थे वो अपने ज़ार निकोलस सेकंड है ये, इनके अगेंस्ट होने लगे, क्योंकि देखने लगे ना कि वॉर से कोई फ़ायदा वायदा हो नहीं रहा उन्हें। तो जो कार्ल मार्क्स के फॉलोअर्स थे, ये जो हमने पढ़ा मार्क्स को, इनके जो फॉलोअर्स थे, इन्होंने, क्योंकि इनके बाद ना एक और लीडर आता जिसका नाम है व्लादिमीर लेनिन, वी विल डिस्कस हिम लेटर ऑन। व्लादिमीर लेनिन जो थे उन्होंने एक थीसिस दिया था जिसका नाम है अप्रैल थीसिस। उसमें उन्होंने कुछ 3 इंपॉर्टेंट बातें कही थी, जिसमें से एक बात था कि वी विल एंड द वॉर, वी विल ब्रॉट द वॉर टू एंड, मतलब हम वॉर से निकल जाएंगे, ये फालतू का है, हमें इसमें कुछ नहीं पढ़ना। तो ये 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के आसपास ही रशिया में मोनार्क का क्या हो जाता है, मोनार्की फॉल हो जाता है, दैट इज़ राजशाही ख़त्म हो जाता है, और ज़ार निकोलस सेकंड जो राजा था वो रशिया को रूल्ड कर रहा था 1914 से, ठीक है। देन आ जाते हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ रशियन एम्पायर, क्योंकि अब यहाँ भी रेवोल्यूशन होना है, रशियन रेवोल्यूशन है, तो अगेन हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि रेवोल्यूशन से पहले प्री रेवोल्यूशन सोसाइटी को समझना जरूरी है, मीन्स रेवोल्यूशन से पहले सोसाइटी कैसा होता था, तभी तो हम समझेंगे कि रेवोल्यूशन क्यों हुआ, अदरवाइज हम नहीं समझेंगे, पहले की सिचुएशन को नहीं समझेंगे तो रेवोल्यूशन को हम समझ नहीं पाएंगे कि भाई लोगों ने क्यों किया होगा ऐसा।
तो ऑलमोस्ट 85% ऑफ रशियंस वेयर एग्रीकल्चरिस्ट एंड वेयर मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। 85% ह्यूज नंबर, मतलब बहुत ज़्यादा, लगभग समझ लो पूरे रशियन ही क्या थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे। पहली बात तो ये सोसाइटी था। इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट मोस्टली लोकेटेड इन सेंट पीटर्सबर्ग। इंडस्ट्री होते थे लेकिन ज़्यादातर कहाँ, ये शहरी एरिया में था, जो कि एक सेंट पीटर्सबर्ग नाम का सिटी था। And it was set up in 1890s when Russian railway extended and investment in industry increased, coal production doubled and iron and steel output quadrupled। तो ये सारा चीज़ था, कुछ पॉकेट्स में थे, लेकिन 85% ऑफ रशियंस क्या थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे। इंडस्ट्रीज सम पॉकेट ऑफ रशिया में था, रेलवे वहाँ पे भी एक्सटेंड होना चालू हुआ। एंड मोस्ट इंडस्ट्री वॉज प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ज़्यादातर इंडस्ट्री जो थे उस ज़माने में क्या थे, सब प्राइवेट थे। और प्राइवेट से ही, प्राइवेट होने का मतलब है कैपिटलिज्म। और धीरे धीरे आप देखो कार्ल मार्क्स का आइडिया सोशलिज्म कम्युनिज्म की तरफ बढ़ने लगते हैं, मतलब ये एंटी कैपिटलिस्ट होने लगता है सब कुछ वहाँ का इन्वायरमेंट। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू एंश्योर मिनिमम वेजेस एंड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर ब्रेक द रूल्स इंक्रीजिंग वर्कर आवर्स फ्रॉम 5 आवर टू 10 to 12 आवर। ये तो अच्छा था कि गवर्नमेंट कुछ रूल्स को ध्यान दे रहा था कि भाई आप उनको वेजेस सही दो, मतलब दिहाड़ी सही दो। जो काम करने के वर्किंग आवर्स थे 5 घंटे थे, लेकिन जो इंस्पेक्टर था, ये फैक्ट्री इंस्पेक्टर, वो रूल ब्रेक कर देता था, उनसे 10-12 घंटा भी काम करवा लिया करता था। वर्कर्स वे डिवाइडेड इन स्मॉल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ विलेज दे केम फ्रॉम एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल ऑल्सो। तो देखो हर सोसाइटी में ना कुछ डिविजन होते, जैसे हमने फ्रेंच सोसाइटी में देखा था मिडिल क्लास थे और क्लर्जी थे एंड कौन थे, नोबिलिटी थे। तो वैसे यहाँ पे भी जो वर्कर्स थे, सारे वर्कर्स, अच्छी बात है, सब एक ही प्रोफेशन में सब वर्क करते हैं, लेकिन इनमें भी डिविजन्स था। और किस बेसिस पे था कि भाई आप ऑन द बेसिस ऑफ विलेज यू बिलोंग, आप किस गांव से बिलोंग करते हो उस बेसिस पे यहाँ पे होता था डिविजन्स इनके बीच में। इवन आप किस तरह काम कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, आप क्या काम कर रहे हो, हायर स्किल वाले काम कर रहे हो, लोअर स्किल वाले, इस पे भी लोग वर्कर्स में डिविजन्स होते थे। Women made up 31% of factory labor in 1914 but paid less than men. It's huge number, 31% उस ज़माने में वुमेन जो है फैक्ट्री में काम करती थी। कब, 1914 के आसपास, मीन्स ऑन द, ये जो बिगनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ईयर था। और लेकिन मैन से उनको सैलरी मीन्स वेजेस जो होते थे कम ही मिलता था। मीन्स काम इक्वली करते होंगे लेकिन फिर भी सिंपल सा वो चल रहा था। तो ये तो हमने देख लिया कि रशियन रेवोल्यूशन समझ लिया किस ईयर में हुआ था, 1917 में हुआ था। कौन सी ईयर में हुआ था, 1917 में हुआ था। फिर जार निकोलस उस टाइम पे कौन थे, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में किंग कौन था, लुइस 16 था। वैसे रशियन रेवोल्यूशन के टाइम में किंग कौन था, जार निकोलस था। ये हमें समझना है। ईयर कौन सा था, तो वो जुलाई में हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये किस में हो रहा है, फरवरी 1917 में हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर रहेगा। फिर हमने इकोनॉमी एंड सोसाइटी समझ लिया। अब देख लेते हैं वर्किंग पॉपुलेशंस इन रशिया वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन यूरोप बिफोर 1917। मीन्स रेवोल्यूशन से पहले 1917, यहाँ पे ईयर जो है ये प्री रेवोल्यूशन ईयर का बात कर रहे हैं कि जो वर्कर्स थे ना रशिया में, बाद बाकी यूरोपियन कंट्रीज थी, यहाँ के वर्कर्स क्या थे, बहुत अलग थे। कैसे थे देखते हैं। रशियन हैड नो रेस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी, ये बहुत अनोखा सा था कि रशियन जो थे ना नोबिलिटीज़ को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, जरा भी नहीं। जैसे फ्रांस में था ना कि नोबिलिटी बहुत ज़्यादा लोगों में उसका रिस्पेक्ट था और किंग भी उनको मानते था। क्यों नहीं था, क्योंकि नोबल्स गॉट देयर पावर थ्रू देयर सर्विस टू द जार, नॉट बाय लोकल अथॉरिटी। इन नोबल्स को ना लोकल अथॉरिटी कुछ भी नहीं था, इनको पावर कहाँ से आता था और अथॉरिटी कहाँ से मिलता था, क्योंकि जार के सर्विस में थे ये। मीन्स जार रशिया में ना किंग वगैरह वो कहते हैं। रशियन पीजेंट्स वांटेड लैंड ऑफ नोबल टू बी गिवन टू देम। रशिया के जो पीजेंट्स थे ना, ये बड़े मीन्स एकदम एग्रेसिव थे। ये बोलते भाई जो नोबलिटीज़ जो है ना, उनके पास जो लैंड है वो दे दो हमें, तुम लोग लेके क्या करोगे, हम हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है और आप तो कम हो। दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर लैंडलॉर्ड्स। ये बहुत हॉरिफिक था। अब देखना होगा कि क्या करते थे ये जो पेजेंट्स थे, एग्रीकल्चरिस्ट जो थे रशिया के, जो किसान सब थे, वो क्या करते थे, लैंडलॉर्ड रेंट लेना है, रेंट क्या देना, उल्टा मर्डर कर देते थे ये कि आप हमारे ज़मीन दे दो। मतलब पूरा एकदम जो रेस्ट ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी है उससे बहुत अलग था ये रशियन सोसाइटी। यहाँ जरा भी नोबिलिटीज़ का कोई रिस्पेक्ट नहीं था। एंड दे पूल देयर लैंड पीरियोडिकली एंड देयर कम्यून डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल फैमिली। और यहाँ पे क्या होता था, पूलिंग्स होता था। पूल का मतलब शेयर करना ज़मीन, नहीं, ये पीरियोडिकली क्या करते थे, पूलिंग करते थे। आप ले लो कुछ समय, एक सीजन आप कर लो खेती, एक सीजन हम कर लें, और डिपेंडिंग अपन फैमिली साइज हम क्या करेंगे, बांट लेंगे अपने फसल को। तो ये था
working population Russian was different from other countries in Europe before 1917. तो कैसे डिफरेंट था यूरोप से, ये हमने देख लिया। नोबिलिटीज़ का क्या दशा बना रखा होता इन्होंने। फिर देख लेते सोशलिज्म इन रशिया। अब रशिया में सोशलिज्म आया कहाँ से, समाजवाद आया कहाँ से। द बिफोर 1914 ऑल पॉलिटिकल पार्टी वेयर इलीगल। ये समझना होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो ईयर है ना 1914, बहुत क्रूशियल ईयर है। इससे पहले ना सारे पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कर रखा होता है, इलीगल। इफ़ यू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी देन यू आर डूइंग इलीगल एक्टिविटीज इन रशिया। Russian Socialist Democratic Worker Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx's idea. तो चलो 1914 से पहले तक इलीगल था, उसके बाद जब ये इलीगल वाला हटा मामला तो सबसे पहला जो पॉलिटिकल पार्टी बना वो क्या बना, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये जो पार्टी था कब बना, 1898 में, और सोशलिस्ट ने बनाया था। जो सोशलिज्म आइडिया पर यकीन रखते हैं उनको हम कहते हैं सोशलिस्ट। जैसे नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवादी या राष्ट्रवाद, और उसके फॉलोअर्स या उसको मानने वाले को कहते हैं नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी। ऐसे सोशलिज्म मीन्स समाजवाद, सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी। जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है सोशलिस्ट। हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडिया। और ये सारे के सारे किसके आइडिया से प्रभावित थे, मैंने कहा था ऊपर में कि कार्ल मार्क्स वॉज अ ग्रेट जर्मन फिलोसोफर, ही वॉज, ठीक है, जर्मन फिलोसोफर थे। Socialists in 1900 formed a socialist revolutionary party who struggled for peasants' right and demanded that land belong to nobles be given to them. और सोशलिस्ट का एक ही राग था, जो किसान का राग था, कि भाई अब हमें ज़मीन दे दो, सीधी सी बात है। सोशल डेमोक्रेट डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज अबाउट पीजेंट्स। व्लादिमिर लेनिन, आ गया नाम देख लो, व्लादिमिर लेनिन, क्योंकि कार्ल मार्क्स के आइडिया को जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं और रशिया में जो रेवोल्यूशंस लाने में इनका बहुत बड़ा रोल आएगा, आगे हम पढ़ेंगे। हु लेड द बोल्शेविक ग्रुप। रशिया में ना जब पॉलिटिकल पार्टी था वो बट गया था, टूट गया था। एक था मेंशविक, एक था बोल्शेविक। तो मेंशविक तो हार गया, तो डोमिनेंट नहीं रह पाया। बोल्शेविक डोमिनेंट हुआ, जिसके नेता कौन थे, व्लादिमिर लेनिन। इनके आइडिया को कहते हैं लेनिनिज्म। जैसे मार्क्स, कार्ल मार्क्स के आइडिया को कहते हैं मार्क्सिज्म, और व्लादिमिर लेनिन के आइडिया को क्या कहते हैं, लेनिनिज्म, ठीक है। Felt that peasants were not one united group and divided as rich, poor, laborers, capitalist, etc. व्लादिमिर लेनिन को ये महसूस हुआ कि जो peasants है ना, इनमें यूनिटी नहीं है। मीन्स ये एक ग्रुप है नहीं, ये बटे पड़े हुए हैं, कुछ रिच है, कुछ पुअर है, कुछ तो लेबरर हैं और कुछ कैपिटलिस्ट है। तो बड़ा प्रॉब्लम था इनको इकट्ठा करना और एक कॉमन कॉज के लिए फाइट करना, क्योंकि आपको पहली बात तो कॉमन कॉज चाहिए ना फाइट करने के लिए। तो कैसे होगा, Lenin thought that the party should be disciplined and control member and quality of its member. लेनिन को क्या लगा कि भाई पार्टी में ना डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है और मेंबर्स में क्वालिटीज होनी चाहिए। अदर मेंशविक थॉट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल। तो देखो बोल्शेविक ये रहा एक, जो मैंने कुछ देर पहले कहा, और जो दूसरा फैक्शन था उसी पॉलिटिकल पार्टी का, वो कौन थे, मेंशविक थे। कौन थे ये सारे के सारे, मेंशविक। तो ये जो मेंशविक थे ना, ये दूसरे थे और ये थे बोल्शेविक। ये दो ग्रुप में एक पॉलिटिकल पार्टी जो था, इन्होंने जो बनाया था रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, ये बना था ना, कब बना था, 1898 में। ये इसमें दो धड़े बन गए थे, दो फैक्शन बन गए थे। बोल्शेविक जिसको लीड कर रहे थे कौन, व्लादिमिर लेनिन, ठीक है, और दूसरा कौन था, मेंशविक। ये थोड़े मॉडरेट थे और लेनिन थोड़े रेडिकल टाइप थे। कहा नहीं भाई डिसिप्लिन चाहिए, यूनिटी चाहिए, सब चाहिए, और जो मेंबर्स हों थोड़े लायक हो, मीन्स क्वालिफाइड टाइप, अच्छे हो यार, फालतू फालतू मेंबर लेके हमें कोई नहीं होने वाला कुछ, ठीक है। फिर आता है देन हम यहाँ देख लेते हैं ब्लडी संडे। क्या देख लेते हैं हम, ब्लडी संडे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मीन्स रशियन रेवोल्यूशन में ना ब्लडी संडे। अब ब्लडी संडे नाम से समझ में आ रहा होगा, संडे का दिन रहा था, लोगों ने प्रोटेस्ट किया और जो अत्याचारी गवर्नमेंट होता है, क्रूअल, उसने लोगों पे गोली सोली चलवा दी, तो वो हो गया संडे ब्लडी, मीन्स खून खून। इन 1904 प्राइजेस ऑफ एसेंशियल गुड रोज। अब हम थोड़ा सा ना बैक पे चलते हैं, मीन्स पूरा बैकग्राउंड तैयार होगा कि 17 में रेवोल्यूशन कैसा है, 1917 में, क्योंकि जब तक पहले तो हमने रेवोल्यूशन से पहले की सोसाइटी को देखा कैसा था, देन हमने देखा कि 17 में रेवोल्यूशन हुए तो उसमें नेता कौन थे। एक तो हमने कार्ल मार्क्स के आइडिया को देखा, वो काफ़ी प्रभावित करते हैं इस रेवोल्यूशन को, मतलब उनसे ही लोग अक्सर देख लो, जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था, उसमें मॉन्टेस्क्यू थे, जॉन लॉकी थे, देन रूसे थे, ये सारे फिलोसोफर्स थे,
और मिडिल क्लास उनको फॉलो करके रेवोल्यूशन लाया। वैसे ही मैंने बताया था आपको कि हर रेवोल्यूशन में ना कोई फिलोसोफर टाइप जो फिगर होता है, पर्सनालिटी होता है, वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है। तो सेम यहाँ पे भी रेवोल्यूशंस किसके आइडिया पे शेप हो रहा था? कार्ल मार्क्स, जिनके आइडिया को मार्क्सिज्म भी कहा जाता है, उनके आइडिया पे ही चल रहा था। कौन? व्लादिमीर लेनिन। हम आगे पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ब्लडी संडे को समझ लेते हैं कि 1904 में क्या हुआ था कि प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%, मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स वे डिसमिस एट प्यूटीलोव आयरन वर्क। यहाँ पे भी सेम मामला है। वही सेम क्या है कि एसेंशियल गुड्स के प्राइस क्या होने लगे? बढ़ने लगे। सेम प्रॉब्लम जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी था। क्या? वही इन्फ्लेशन का मामला था और सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया था। जीने के लिए, खाने के लिए कुछ बेसिक जो नीड्स होते वो पूरे नहीं हो रहे थे। यहाँ पे भी सेम थे, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वेजेस जो थे 20% कम कर दिए गए। एक तो महंगाई बढ़ रहा है, आपकी इनकम कम हो जाए तो फिर तो समझ लो क्या होना है। इंडस्ट्रियल एक्शंस वाज कॉल्ड फॉर व्हेन 4 मेंबर ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स वर डिसमिस एट प्यूटीलोव आयरन वर्क। Over 110,000 workers in St. Petersburg went on strike demanded for reduction in working conditions। फिर यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग हमने पीछे में पढ़ा था। ये सेंट पीटर्सबर्ग जैसे कुछ पॉकेट्स थे रशिया में, क्योंकि 85% तो लोग वहाँ पीजेंट्स थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे। तो कुछ पॉकेट ऑफ रशिया सिटीज़ में इंडस्ट्रीज थे और वहाँ पे लगभग एक सेंट पीटर्सबर्ग में इंडस्ट्री में 1 लाख से 10,000 वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे बैठ गए। किस लिए स्ट्राइक करने लगे? कि दे वे डिमांडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस। बहुत बुरा हालत था इनका, इसलिए तो कार्ल मार्क्स जैसे आइडियाज़ कहीं ना कहीं उस जमाने में जगह लिया। And this procession of workers led by the Gabon was attacked by police and Cossack. Over 100 workers were killed and about 300 wounded. Strike took place all over the country and this was the, समझ लो आपकी, बहुत मतलब स्ट्राइकिंग पॉइंट था ये। आपने यहाँ पे क्या कर दिया? लोगों पे गोली चलवा दिए, 100 लोग से ज़्यादा मर गए, मोस्टली वर्कर मर गए। और इस चक्कर में जो प्रोटेस्ट था ना पूरे कंट्री वाइड स्प्रेड हो गया, पूरे कंट्री में स्ट्राइक होने लगे। देखो यहाँ पे है, कंट्रीज टुक प्लेस ऑल ओवर, सॉरी स्ट्राइक टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, सारी जगह पे हो गए। फिर क्या हुआ? अगला इवेंट सीरीज क्या होता है? पीपल एस्टेब्लिश द यूनियन एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लोगों ने कहा भाई अब नहीं चलने वाला, अब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनेगा। जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ सेलेक्टेड कंसल्टिव पार्लियामेंट और डूमा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रशियन पार्लियामेंट को डूमा कहा जाता था। ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ही डिसमिस फर्स्ट डूमा विद इन 75 डेज एंड री इलेक्टेड सेकेंड वन। तो यहाँ पे जो था कि फर्स्ट डूमा को उन्होंने क्या किया? विद इन 75 डेज में डिसमिस कर दिया। वैसे सेकेंड डूमा, थर्ड डूमा तक गया था और ये बहुत प्रॉब्लम चलता रहा। जार जो है ना थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा था यहाँ पे, और ट्रिकी होने से काम नहीं चलना। एक बार जब लोगों ने डिसाइड कर लिया कि आपके अगेंस्ट जाना है, रेवोल्यूशन होना है, तो होगा ही। खैर वो सब चलता रहा। 75 डेज में डिसमिस हो गया, फिर वापस हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। जैसे मैंने बताया था कि लोग जो है ना थोड़े से काफ़ी रिलेक्टेंट थे वॉर में इन्वॉल्व होने के लिए, लेकिन ज़ार को ज़्यादा शौक था तो गया और जाने के बाद काफ़ी खामियाजा हुआ। और उसी में जो है लोगों ने पेन में आकर कार्ल मार्क्स एंड व्लादिमीर लेनिन के आइडिया को फॉलो किया, क्योंकि काफ़ी नुकसान हुआ था लोगों का इस वॉर के चक्कर में। चलिए फिर हम आगे देख लेते हैं द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर, देन फेब्रवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, ये भी हम देखेंगे। शुरू करते हैं हम इसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर को। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर क्या था? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंसेस इन 1914 विच वॉज पॉपुलर इनिशियली बट लेटर सपोर्ट ग्रीव थिन। स्टार्टिंग में तो लोग काफ़ी इंथुजियास्टिक होते ही है वॉर को, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग people start realizing when it come to their pockets, ठीक है। एंड एंटी जर्मन सेंटिमेंट रैन हाई, और यहाँ पे ना लोग जर्मनी के खिलाफ थोड़े से काफ़ी नाराज़ होने लगे। रशियन आर्मी लॉस्ट बैटल इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 16। 1914 एंड 16 में जो रशियन एम्पायर था बुरी तरह से हार गया था। एंड देयर वर 7 मिलियन कैजुअलिटीज, मीन्स डेथ 7 मिलियन, इट्स ह्यूज, एंड 3 मिलियन refugees in Russian, and the war adversely affected industries. Railway line began to break in 1916s. Small workshop producing essential were shut down due to labor shortage. As a result, by winter 1916, bread and flour become scarce. Means बहुत बुरा होने लगा इस वक्त में। पहला क्या हुआ? काफ़ी लोग मर गए, 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ हो गया, क्योंकि जब रशिया हारता जर्मनी और ऑस्ट्रिया के हाथ से,
और 3 मिलियन रेफ्यूजीज़ का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है पूरे रशिया के अंदर। फिर साथ में क्या होता है, जो रेलवेज़ लाइन ब्रेक होने लगते हैं। अब ध्यान कौन देता है इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे, जब पूरे देश के अंदर क्या हो रहा है, वॉर चल रहा है, तो लोग जनरली एक्सटर्नल एग्रेशंस को कंटेन करने में लगे होते हैं गवर्नमेंट्स, तो रेलवे लाइन्स पे कोई ध्यान-व्यान नहीं होता। तो इसके चक्कर में इन जो इंडस्ट्रीज़ थे उस पे असर पड़ने लगा, उनकी जो ट्रांसपोर्टेशंस पे असर पड़ने लगी, स्मॉल वर्कशॉप जो थे, जो बहुत एसेंशियल चीज़ प्रोड्यूस करते थे, वो शट डाउन होने लगा। लेबर की शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि 7 मिलियन लोग यहाँ पे क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाता है, तो कहाँ से आएगा लेबर, इतनी सारी पॉपुलेशन अगर आपके मर जाए तो। और फिर अगेन यहाँ पे क्या हुआ कि विंटर की वजह से क्या हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ। मीन्स जैसे कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन में है ना रशिया, आर्टिक रीजन में पड़ता है, विंटर बहुत बुरा होता है, और विंटर बुरा होता है तो क्रॉप भी उनका डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेड एंड फ्लोर मीन्स आटा, ये सब महंगे होने लगे, और इसकी वजह से और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगा। तो वॉर हम कभी भी अच्छा चीज़ तो कुछ करता है नहीं, अच्छा कंट्रीब्यूशन कभी भी वॉर का नहीं रहा, ठीक है, उससे हमेशा बुरा ही होता है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अक्सर वॉर के बाद ही आप जब क्या होता है ना कि इकोनॉमिकली बहुत वीक हो जाता है, आपका ट्रेजरी खाली हो जाता है, तो बस लोग आपसे नाराज़ होने लगते हैं, और फिर उसके चक्कर में कुछ ना कुछ रिजीम सेट चेंज और जैसा कुछ मामला होने लगता है। हर फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने ये देखा था कि जो लुई 16 था, उसका ट्रेजरी क्या हो गया था, एम्प्टी हो गया था कंटिन्यूस वॉर की वजह से, जिसमें से एक वॉर था अमेरिका को आज़ादी दिलाने वाला, 13 कॉलोनीज़ वाला, और तो उस वजह से उसने क्या किया था, टैक्सेस बढ़ा दिए थे लोगों पे। सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे भी वॉर हुआ, लोग तो आगे इनिशियली इंथुजियास्टिक हुए, और जनरली लोग हो भी जाते हैं, फिर धीरे धीरे लोग थक जाते हैं, तो अब इनसे बाहर निकलने के लिए कहने लगते हैं। फिर आता था फेब्रवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। अब फेब्रवरी रेवोल्यूशन क्या है, तो वही वाला 1917 वाला। पेट्रोग्रेड was given in the winter of 1917. There was heavy food shortage in workers' quarter. Parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed to Tsar's desire to dissolve Duma. अब यह पार्लियामेंट्री नाराज हो रहे थे, भाई अब डूमा को क्यों डिसॉल्व कर रहे हो। ऑन 22 February a lookout took place at a factory, followed by a strike next day. Demonstrating workers crossed from the factory quarters to capital. No political party organized this movement. Government imposed curfew and later suspended the Duma. पहले तो कर्फ्यू लगा था, फिर डूमा आगे में पार्लियामेंट जो था उनका, हमने पढ़ा था ना पीछे, फर्स्ट डूमा सेकंड डूमा, ये सस्पेंड कर दिया। पुलिस हेडक्वार्टर में रैंसैक्ड। देख लो यहाँ पे जब लोग नाराज़ होते तो बहुत मामला सीरियस हो जाता है। अब लोग जो थे ना, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशंस था, इस पे लोगों ने अटैक करना चालू कर दिया। लोगों ने क्या किया, पुलिस हेडक्वार्टर्स पे अटैक्ट, क्योंकि देखो जो मूवमेंट्स या आंदोलनकारी होते हैं ना, उस पर अटैक, उसको सप्रेस कौन करता है, राजाओं के इशारे पे पुलिस वाले करते थे। हेडक्वार्टर को इन्होंने अटैक कर दिया। पीपल रेस्ट स्लोगन्स अबाउट ब्रेड बटर हॉर्स एंड डेमोक्रेसी। कैवलरी कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल दम। कैवलरी क्या होता है, घुड़सवार होता है। अब घुड़सवार जो है ना, आंदोलनकारियों पे चलवा दिया होगा इन्होंने, ताकि जो क्राउड्स है, जो लोग के जो एजिटेशन है, वो क्या हो जाए, fizzle out हो जाए। Petrograd Soviet was formed by soldiers and striking workers on advice of military commander Tsar abdicated Soviet and Duma leader form a provisional government to run the country। अब जार जो था ना, उसको भाई रशिया छोड़ के भागना पड़ गया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, abdicated मीन्स फरार हो गया अपना जान बचाकर, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो चुका था। और जो फिर देश को चलाना तो है, तो इन्होंने क्या बना लिया, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना लिया। प्रोविजनल गवर्नमेंट का मतलब टेम्पररी गवर्नमेंट जो होता है, वो बना लिया, कि कंट्री तो अदरवाइज पूरी तरह से इकोनॉमी क्या हो जाएगा, ऐसी डामाडोल था और ख़राब हो जाएगा सिचुएशन। रशियाज फ्यूचर वॉज टू बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। और यहाँ पे भी वही आने की बात होने लगी, क्या, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का। Petrograd had led the February Revolution that brought down monarchy in 1917। ये याद रखना होगा, किसने रेवोल्यूशन को लेड किया, पेट्रोग्रेड ने। और इन्होंने क्या किया, जो मोनार्की था उसे फाइनली 1917 में फॉल करा दिया। तो देखो रशियन रेवोल्यूशन को ना बहुत फेमसली हम फेब्रुअरी रेवोल्यूशन भी कहते हैं और रशियन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। रशियन रेवोल्यूशन, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, बोथ आर सिनोनिमस। 1917 में होता है, और ये सब होता है कब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होने के टाइम तक, क्योंकि लोग तो इनिशियली इंथुजियास्टिक थे, जार भी बहुत इंथुजियास्टिक था, और वो वॉर में चला गया, और फिर लोग धीरे धीरे नाराज़ होने लगे, क्योंकि हमने ऊपर मामला पढ़ा, इकोनॉमिक ड्रेन होने लगा, रेलवे लाइन ब्रेक होने लगा, ब्रेड एंड फ्लोर्स के प्राइस इंक्रीज़ होने लगे, सारा मामला होने लगा। और कैजुअल्टीज़, ये बहुत बड़ा कंसर्न था लोगों का। 7 मिलियन कैजुअल्टीज़ मायने रखता है उस ज़माने में। मीन 70 लाख के आसपास लोग, 3 लाख के आसपास रिफ्यूजी, इतनी सारे प्रेशर्स आने लगे रशिया पे कि अल्टीमेटली ज़ार का जो ये सारा चीज़ था, ये अनपॉपुलर होने लगा।
तो ये इसलिए आया क्या, फेब्रवरी रेवोल्यूशन। अभी 1917 में हुआ था, लेकिन उससे पहले काफ़ी सीरीज ऑफ इवेंट्स हो रहे थे। मतलब इंस्टेबिलिटी जो है कहीं ना कहीं 19 बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी से, मीन्स 1904 के आसपास से ही सारा चीज़ चालू हो गया था, क्योंकि हमने ब्लडी संडे भी देखा था आगे। अब देख लेते हैं कि जो फेब्रवरी वाला तो सारा चीज़ हो गया। तो आफ्टर फरवरी इसका इवेंट क्या था, इफेक्ट क्या था, जो आफ्टर फरवरी जो हुआ ना, मीन्स 1917 में हुआ, तो इसके इफेक्ट्स क्या हुए। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट बना था, इन्फ्लुएंस्ड आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियल लिबरल्स एंड सोशलिस्ट वर्क टुवर्ड an elected government. Restrictions on public meeting was removed. Soviet were set up everywhere, but system of election was not followed in common. हर जगह सोवियत बना दिया गया, ठीक है। और व्लादिमीर टेंशन मीन्स जो बॉल्सविक नेता के बीच टर्न टू रशिया एंड अपोज वॉर अकॉर्डिंग टू लेनिन्स अप्रैल थीसिस। और व्लादिमीर ने तो कह दिया भाई कि हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, अप्रैल थीसिस में डिक्लेयर कर दिया था कि हम क्या करेंगे। ही डिक्लेयर वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज, लैंड बी ट्रांसफर्ड टू पीजेंट्स एंड बैंक में नेशनलाइज। ये याद रखना है, अप्रैल थीसिस क्या था व्लादिमीर लेनिन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि जो लैंड है ना उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा नोबिलिटी से छीन के, किसे, पीजेंट्स को। फिर क्या करेंगे, बैंक को नेशनलाइज करेंगे, जो हमारे देश में भी हुआ था, इंदिरा गांधी ने किया था। जितने प्राइवेट बैंक से सबको क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। तो व्लादिमीर लेनिन ने भी क्या कहा कि हम भी क्या करेंगे, बैंक को नेशनलाइज करेंगे, ज़मीन ले लेंगे नोबिलिटीज से और किसे दे देंगे, पीजेंट्स को। और वॉर को हम क्या करेंगे, वॉर भी ब्रॉट टू अ क्लोज, युद्ध खत्म किया जाएगा। इसी 3 प्रोमिसेस को कहते हैं लेनिन्स का अप्रैल थीसिस। अप्रैल में दिया गया था तो इसे अप्रैल थीसिस कहते हैं। वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड एंड फैक्ट्री कमेटी वेयर फॉर्म विच बिगेन इन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रैन देयर फैक्ट्रीज। ट्रेड यूनियन इंक्रीज्ड, ट्रेड यूनियन जो हमारे देश में भी आपको मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ट्रेड यूनियन होते हैं, ये वर्कर्स के लिए बातें करते हैं, उनके राइट्स की बातों को करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंडस्ट्रियल ग्रोथ में ये बाधा डालते हैं, जब तक धरना वरना कर लेते हैं। लेकिन अब है तो है, अच्छा भी कह सकते हो, बुरा भी कह सकते हो, आपके ओपिनियन पे है। सोल्जर्स कमिटीज़ वे फॉर्म इन द आर्मी। फिर आर्मी के अंदर भी कमेटी बनने लगा भाई, तो मतलब वहीं पे होता था ऐसा, ठीक है। फिर प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट पावर डिक्लाइनिंग एंड बॉल्सविक इन्फ्लुएंस ग्रीव। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट जो ऊपर में किन किन लोगों के द्वारा बनाया गया था, जो आर्मी ऑफिशियल्स थे, जो लैंड ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो लिबरल्स थे, सोशलिस्ट थे, इन सब ने मिलकर क्या बनाया था, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया था। अब इनको लगने लगा कि भाई इनकी पावर डिक्लाइन हो रहे हैं, और जो बॉल्सविक है इसको कौन लीड कर रहा था, व्लादिमीर लेनिन। इसका इन्फ्लुएंस जो है वो क्या कर रहा है, ग्रीव कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्रीव कर रहा है। इट डिसाइडेड टू टेक मेजर अगेंस्ट दिस डिसकंटेंट एंड इट रजिस्टर्ड अटेम्प्ट बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्टेड लीडर्स। तो इन सब चीज़ों को देखिए, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, फैक्ट्री वर्कर्स के जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट करना चालू कर दिया। पीजेंट्स एंड सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर प्रेस फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कमिटी फॉर्म्ड एंड पीजेंट्स सीज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। और जो 1917 जुलाई एंड सितंबर के बीच था, इन्होंने खूब जम के ज़मीन जो थे नोबिलिटीज़ को, उसको सीज करना मीन्स छीनना चालू कर दिया। तो दोस्तों ये था सोशलिज्म एंड रशियन रेवोल्यूशन का पार्ट 1। मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो फिर लेंथी हो जाएगा काफ़ी। मैंने सोचा इसे 2 पार्ट में बनाऊंगा। तो इस पार्ट को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप पार्ट 2 ज़रूर देखना, ताकि आपको पूरा जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं वो अच्छे से समझ में आएगा। और मैं पार्ट 2 का लिंक भी डाल दूँगा ये इस वाले में, पार्ट 1 में जब बना लूँगा, और सेकंड वाले में फर्स्ट वाले का लिंक डाल दूँगा, ताकि प्रॉब्लम ना रहे, दोनों आप एक साथ देख सको डिस्क्रिप्शन में जाके। थैंक यू सो मच।